वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतजार हुसैन मथरुमा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इससे पहले हम सारे टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज जो है हमारा लास्ट टेंस है। इस लास्ट टेंस में हमने सिंस एंड फार का जो यूज़ है वो भी दोबारा डिस्कस करना है। इसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हर एंगल से कम्प्लीटली देखना है। उसकी पहचान क्या है, फार्मूला क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, एग्जाम्पल्स क्या हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ही जो इसके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और वो भी साथ साथ डिस्कस हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट जब भी जो भी लेक्चर अपलोड होता है तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा लेक्चर कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज कब करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारा काम है, इसकी हमने ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करनी है। तो सबसे पहले तो हमें वो वाले सारे सेंटेंसेस, वो वाले सारे वर्ड्स जिनको देख के हमें अंदाज़ा हो जाए, हमें पता चल जाए कि जो काम है वो फ्यूचर के आने वाले ज़माने में किसी पॉइंट से, किसी टाइम पीरियड से स्टार्ट होगा और फिर आगे कंटिन्यू रहेगा, वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा। वो यानी पास्ट की बात नहीं होगी, वो प्रेजेंट की बात नहीं होगी, बल्कि वो फ्यूचर की होगी। यानी फ्यूचर में ही किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा और फिर आगे कंटिन्यू होगा। एक बात याद रखनी है कि ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, इनमें कंटिन्यू रहना भी ज़रूरी होता है और साथ ही साथ सेंटेंस के अंदर टाइम का मेंशन होना ज़रूरी होता है। यानी इन सेंटेंसेस के अंदर टाइम का मेंशन होना इंतहाई ज़रूरी होता है। टाइम के मेंशन होने से ही हमें पता चलता है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, सबसे पहली पहचान ये है कि सेंटेंस के अंदर टाइम का जिक्र होता है, वक्त का जिक्र होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले उर्दू में पहचान, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान ये होगी कि सेंटेंस के, यानी उर्दू फिक्रे के, उर्दू जुमले के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह, और साथ में वक्त का जिक्र होगा, टाइम का जिक्र होगा। अगर रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एंड पे हो, लेकिन टाइम का जिक्र ना हो, तो इसका मतलब है कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, बल्कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। जब टाइम का जिक्र आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि अब हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया है। मसलन हम उसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स, वो 2 बजे से खाना खा रहा होगा, हम अपना काम कर रहे होंगे। ये अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहा। इसी सेंटेंस के अंदर अगर हम टाइम का जिक्र कर देते हैं फिर ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन सकता है। जैसे हम 5 घंटों से अपना काम कर रहे होंगे, सुबह से बारिश हो रही होगी। स्टूडेंट्स या तुलबा मेहनत कर रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तुलबा 4 दिनों से मेहनत कर रहे होंगे। बच्चे गाने गा रहे होंगे, टाइम का जिक्र करते हैं इसके अंदर। बच्चे 2 घंटों से गाने गा रहे होंगे। यानी जो भी हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, जब उनके अंदर हम टाइम का जिक्र करेंगे, वक्त का जिक्र करेंगे, तो वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। यानी टाइम का जिक्र ज़रूरी है। तो पहचान क्या होगी कि सेंटेंस के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में टाइम का जिक्र होगा, वक्त का जिक्र होगा। वक्त के जिक्र के बगैर ये टेंस नहीं बनेगा। उसके बाद अगली बात जो हम करते होते हैं वो हमारे पास होता है फार्मूला,
कि इस टेंस का फार्मूला क्या होगा जब हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को, उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सब्जेक्ट पहले लगाना है, वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कौन सी चीज़ पहले कौन सी बाद में, तरतीब क्या होगी, उसको हम कहते हैं फार्मूला। तो उस फार्मूला के तहत सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ यूज होगी वो हमारे पास होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का आप लोगों को पता है। उसके बाद अगली चीज़ लगती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, इन दोनों में से, सिंस या फॉर में से कोई एक आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा टाइम रेफरेंस, यानी टाइम आ जाएगा कि कौन सा टाइम मेंशन किया गया सेंटेंस के अंदर, उसका टाइम का जिक्र आ जाएगा। अब हमने हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली, सिंस एंड फॉर की बात कर ली। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, तो इस सेंटेंस के अंदर, इस टेंस के अंदर सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा विल हैव बिन, शैल हैव बिन, यानी विल हैव बिन, शैल हैव बिन। याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस में विल या शैल के साथ हैज नहीं लगाना, हैव लगाना, हैव। तो ये तो हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन से, विल हैव बिन, शैल हैव बिन। उसके बाद अगली बात हमारे पास होती है कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमने है विल हैव और शैल हैव बिन, यानी दोनों में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले टेंसेस के अंदर कि आई और वी, इन दोनों के साथ हम लगाते हैं शैल, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल लगता है। तो इस टेंस के अंदर भी आई और वी के साथ लग जाएगा शैल हैव बिन, शैल हैव बिन। और बाकी जितने हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो प्लूरल हैं, चाहे वो सिंगुलर हैं, वो ही शी इट है, वो यू दे है, वगैरह वगैरह जितने भी हैं, उन सब के साथ क्या लग जाएगा, विल हैव बिन। तो ये बात क्लियर होगी कि सब्जेक्ट के साथ विल हैव बिन या शैल हैव बिन दोनों में से कौन सा लगेगा। आई और वी के साथ शैल हैव बिन और बाकी के साथ विल हैव बिन। उसके बाद इस टेंस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो होता है सिंस और फॉर का इस्तेमाल। सिंस और फॉर का इस्तेमाल के ऊपर बकायदा मेरा एक पूरा लेक्चर मौजूद है, उसको अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी लिंक मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी उसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कराना ज़रूरी है। वो ये है कि सिंस और फॉर का जब हमने इस्तेमाल करना होता है, इन दोनों में का हमने जब यूज़ देखना होता है कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ यूज़ होगी, कौन सा यूज़ होगा, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है कि जब भी हम देखते हैं कि टाइम का जिक्र होता है तो टाइम का जिक्र का मतलब है कि दो चीज़ें होंगी, या तो होगा पीरियड ऑफ टाइम या होगा पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दो चीज़ें होती हैं हमेशा जब भी हम वक्त का जिक्र करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2 आवर्स, 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब है कि टाइम की एक क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है। या दूसरी सूरत में हम ये कह सकते हैं 2 बजे से, जो जब 2 बजे की बात की है तो इसका मतलब है कि हमने जस्ट एक पॉइंट की बात की है, 2 बजे से ऑनवर्ड, यानी एक जस्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट टाइम मौजूद नहीं है। तो इसी तरह 5 घंटे, 5 साल, 1000 साल, 100 साल, 2 हफ्ते, 5 दिन, 2 मिनट, चंद लम्हात, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, पीरियड ऑफ टाइम है। दूसरी साइड पे हमारे पास होता है संडे से, मंडे से, 2 बजे से, 5 बजे से, सुबह से, शाम से, रात से, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब आपके पास पीरियड ऑफ टाइम मौजूद हो तो आपने लगाना होता है फॉर, और जब आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम मौजूद हो तो फिर आपने लगाना होता है सेंटेंस के अंदर सिंस, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। इसको जब हम आगे मज़ीद एग्जांपल्स के अंदर यूज़ करेंगे, जब हम एग्जांपल्स के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये कंसेप्ट मज़ीद बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन मौजूद हो, आपको कोई लगे, कोई प्रॉब्लम लगे कि इसमें ये कन्फ्यूजन है, ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में भी उसका
आंसर दे दूंगा। तो चलते हैं इसकी फार्मूला की तरफ। सबसे पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हमेशा आईएनजी लगता है, कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी लगता ही नहीं होता। और एक और बात भी मैंने पहले भी बताई थी कि अगर वर्ड के अंदर जिस वर्ब के साथ आप आईएनजी का इजाफा करना चाह रहे होते हैं, अगर उसके एंड पे वर्ड ई आ जाए तो आपने उस ई को रिमूव कर देना होता है, उस ई को हटा देना होता है, फिर आईएनजी लगाना है। तो इसकी पहले भी मैंने जो एक एग्जांपल दी थी वो मैंने दी थी राइट की। तो वही दोबारा कि राइट, WRITE, राइट के एंड पे ई है, तो जब इसके साथ आईएनजी लगाना होगा तो ई को हम अरेज कर देंगे, रिमूव कर देंगे, फिर आईएनजी लगा के उसको राइटिंग बनाएंगे। तो फार्मूला में क्या कहा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सुबह से बारिश हो रही होगी, तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो सब क्या ट्रांसलेशन हो जाएगी, इट विल हैव बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही होगी। अगर इसी को हम कहें 2 घंटों से बारिश हो रही होगी, इट विल हैव बिन रेनिंग फॉर 2 hours। अगर 2 घंटे हैं तो फिर फॉर 2 hours। और अगर इसी सेंटेंस को हम अपना सिंस और फॉर वाला कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आगे यूज करें कि पहले हमने कहा 2 घंटे, अगर हम इसी को कह दें 2 बजे से बारिश हो रही होगी, तो फिर हम ये कह सकते हैं इट विल हैव बिन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे लगाए। और अगर 2 बजे है तो फिर सिंस 2 o'clock। तो होप सो आपको सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल है उसमें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। उसके बाद हम कहते हैं बच्चे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 hours। लड़कियां 2 बजे से गाने गा रही होंगी, द गर्ल्स विल हैव बिन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 2 hours। अगर 2 घंटे है, और अगर 2 बजे है देन सिंस 2 o'clock। किसान सुबह से मेहनत कर रहे होंगे, द फार्मर्स विल हैव बिन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। अगर सुबह से है, अगर हम कहते हैं कि 2 घंटों से है देन फॉर 2 hours। तो ये हमारे पास हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। अगर हमने बात करनी हो नेगेटिव सेंटेंसेस की कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तो उसका फार्मूला वही कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब, ये बात हम पहले भी की है कि अगर हेल्पिंग वर्ब हमारा 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल हो, तो जो पहला वर्ड होता है उसके बाद हमने नॉट लगाना होता है। जैसे हमारे पास है विल हैव बिन या शैल हैव बिन, तो हमने विल या शैल के साथ ही नॉट लगा देना है। हैव बिन अपनी जगह पे वैसे का वैसे यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल दे विल नॉट हैव बिन ईटिंग एप्पल्स। इस तरह द बॉयज विल नॉट हैव बिन वर्किंग हार्ड, the children will not have been making noise, the students will not have been reading their books, we shall not have been studying our lessons since morning। टाइम का जिक्र लाजमी करना है हमने। इसी तरह It will not have been raining since 12 o'clock। टाइम का जिक्र भी हो गया।
तो इसी तरह अगर हम इसकी बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की कि हमने सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाना होता है, तो उसका फार्मूला कि हमने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगाना होता है और साथ में हमने फुल स्टॉप की जगह पे इंटरोगेटिव साइन लगाना होता है, इंटरोगेटिव साइन का इजाफा करना होता है। तो विल या शेल यानी पूरा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव बिन या शेल हैव बिन है, तो इसमें से जस्ट विल या शेल को सेंटेंस के शुरू में लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, will they have been going to home for 2 hours? Interrogative sign. Will she have been singing a song since morning? Shall we have been reciting the Holy Quran since 2 o'clock? Interrogative sign. यानी विल और शेल को सेंटेंस के शुरू में लगाना है, एंड पे सवालिया निशान लगाना है, तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा। और अगर नेगेटिव के लिए हमने क्या कहा था कि जस्ट हमने क्या करना है, विल या शेल के बाद नॉट लगा देना है। तो आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी